नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की करारी हार के बाद सपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को धार दे रही है। इसी मुद्दे पर सपा के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस उपचुनाव को जीतने के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त समाजवादी पार्टी ने बना ली है। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव घोसी का हुआ, एक बड़े अंतर से आपके प्रत्याशी ने वहाँ जीत हासिल की समाजवादी पार्टी ने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूरा कुनबा मंत्री, कैबिनेट मंत्री से लेके विधायक तक लगभग 60 लोग वहाँ पे मौजूद थे, लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। इसके बावजूद एक बड़े अंतर से जीत हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी नैतिक रूप से मजबूत थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का न तो कोई काम था, न कोई राजनीतिक तर्क था। इसलिए अगर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग न हुआ होता तो और भी बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीतती। वहाँ के मंत्री कोई जनसंपर्क नहीं कर रहे थे, जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, धमका रहे थे, पुलिस थानों में बैठ बैठ के लोगों को फ़ोन करा रहे थे, उनको बुलवा रहे थे, प्रधान बीडीसीओं को जो दूसरे जनपद में बुला के रिश्वत दे रहे थे और सरकारी तंत्र और धनबल के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते थे। ये चुनाव इसलिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है क्योंकि जनता ने सरकार को जवाब दिया। अगर जनता दब जाती, डर जाती तो अंतर और कम हो जाता। निश्चित तौर पे कुछ मतदान का प्रतिशत कम करा दिया उन्होंने, क्योंकि जिस तरह का आतंक मचाया तो उससे बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन फिर भी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की और एक बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी को जीत दिलाई। घोसी में बीजेपी ने अपना पसंदीदा कार्ड खेला था और जिस प्रकार से लगातार बात कही जा रही थी कि बीजेपी के कोर वोटर जो हैं वो ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग है, इस उपचुनाव में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। एक तरफा चाहे मुस्लिम वोट हो, चाहे वो दलित वोट हो, वो समाजवादी पार्टी के खाते में गिरा। किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, जब आप कार्ड कह देते हैं हम ये कार्ड खेल रहे हैं तो इसका मतलब है आप तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कोई ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं जिससे कि कोई राजनीतिक लाभ हो जाए। कार्ड खेलना शब्द का जो प्रयोग आपने खुद किया, उससे ये साबित होता है कि वो लंबे समय तक किसी समाज का हित या भला चाहने के हिसाब से या उसको तरक्की विकास में हिस्सेदार बनाने के हिसाब से या उसको देश की विकास की मुख्य धारा में लाने के हिसाब से काम नहीं किया गया, तत्काल में कुछ लाभ लेने के लिए काम किया गया है। तो जनता भी समझदार है। जब जब जनता ये जान जाएगी कि ये ड्रामा, ये नाटक, ये रणनीति या ये घोषणा सिर्फ हमारा वोट अभी वोट लेने के लिए की गई है, तो वो उसे उल्टा जवाब देगी, उस बात में नहीं फंसेगी। और घोसी की जनता ने भी यही कहा, चाहे उसे मुस्लिम में बांटिए, चाहे दलित में बांटिए, चाहे बैकवर्ड में बांटिए, चाहे फॉरवर्ड में बांटिए, अधिकांश लोगों ने वोट दिया। अगर कोई तीसरी पार्टी लड़ रही होती तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का और भी वोट कम हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक वोट नहीं हुआ। नहीं, बसपा के न लड़ने का फ़ायदा क्या समाजवादी पार्टी को घोसी में हुआ? नहीं, हर बिरादरी के लोगों ने ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तो निश्चित तौर पे जो वोट है वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को मिला। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई वैचारिक झगड़ा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी, नेताजी और काशीराम जी, उनको राजनीतिक सिद्धांतों पे एक दूसरे से कोई परहेज नहीं था। इसीलिए वो बार बार, पहले वो अम्बेडकर जी और लोहिया जी ने संपर्क हुआ, फिर नेताजी और काशीराम जी आए, उसके बाद बहन जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझौता किया। कोई समझौता वैचारिक द्वंद्व के कारण नहीं टूटा। कभी सरकार ने तोड़वा दिया, कभी कुछ और बातें हो गई। और आज भी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि ये जो विचारधारा मिली है
कि समाज के सारे वर्गों को लेकर पीड़ित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक इन वर्गों को जिनको कि पूरा हिस्सा नहीं मिला है, हक नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, मुख्य धारा में मारने का मौका नहीं मिला, उनको मौका दिया जाए। इस वैचारिक एकता को बनाए रखना चाहिए था। जिन भी परिस्थितियों में जो भी बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी रही हो, जो भी परिस्थितियां हों, वो गठबंधन नहीं चला, लेकिन जो समर्थक हैं वो आज भी भावनाएं रखते हैं और उन्होंने अपनी भावना की अभिव्यक्ति घोसी में भी की, मैनपुरी में की, और जब मौका मिला है तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की मदद करके की है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा ने कहा है कि जहां तक बात है कि घोसी की सीट पहले भी सपा के पास थी, इसके बाद भी सपा के पास आई, लेकिन जो बाकी उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो रामपुर की बात हो, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो, तो वहां सपा को हमने हराया है। तो एक तरफ सपा अगर घोसी की सीट पर जीत मना रही है तो उसे गम भी मनाना चाहिए, क्योंकि बाकी उपचुनाव में वो हार चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाने वाले लोगों ने, वोटर्स ने उन्हें वोट घोसी में नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लेते हुए दलित वोटरों को साधने का काम कर रही है, नमो मित्र बना रही है, तमाम प्रकार के ऐसे अभियान जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चलाने जा रही है, इससे 60% वोट बैंक वो हासिल कर सके। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब चुनाव हारते हैं तो आकलन करते हैं, गम मनाते हैं, जीतते हैं तो खुशी होती है। दिनेश शर्मा जी जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो जब उन्हें हारना ही था तो घोसी में उन्होंने क्यों दल बदल कराई, क्यों एक सिटिंग विधायक से इस्तीफा दिलाया, क्यों पूरे प्रदेश को सारा काम रोक के वहीं सुला दिया कि आप जाओ लेटो। और ये जो बातें हैं कि हम नमो मित्र बनाएंगे, कि हम ये लक्ष्य रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी मेंटल इंगेजमेंट रखती है, दिमागी रूप से कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उलझाए रहती है, ताकि वो सरकार से कोई काम न बता दें, ताकि वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी की बात न करें, ताकि कोई विकास क्यों नहीं हो रहा, अव्यवस्था क्यों है, इस पर कोई सवाल न पूछ ले। इसलिए जनता को मेंटल इंगेजमेंट में रखते हैं और पत्रकारों को, देश के अन्य बुद्धिजीवियों को विश्वास दिलाने के लिए कि हम वापस आ रहे हैं, कोई न कोई नया फार्मूला पुरानी बोतल में नए तरह का रंग रोगन भर के पेश करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पिछले 8-9 साल से क्या कर रहे थे? जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब कहते थे कि पन्ना प्रमुख हमारे बन गए हैं, तो जब बूथ से नीचे पन्ने तक आप चले गए, उसके बाद अब नए नमो मित्र कहाँ से आएंगे? तो वही बातें हैं जिनको बार बार नए नए नाम से कहते रहते हैं। जब उनकी तरफ से कोई आदमी क्षेत्र में जाता है, गांव में जाता है या जाएगा, तो वहाँ का आदमी ये पूछेगा कि भैया आपकी 10 साल सरकार थी, आपने बहुत नेहरू जी को गाली दी, बहुत इंदिरा जी को गाली दी, बहुत नेताजी को बारे में बोला, बहुत अखिलेश जी की सरकार के बोला। अब आप ये बताओ कि ये महंगाई 10 साल से क्यों बढ़े जा रही है? आपको 400 के बिजली सिलेंडर में गैस की में दिक्कत थी, 450 में, अब 1100 है, अब दिक्कत क्यों नहीं है? आपको बेरोजगारी क्यों बढ़ी जा रही है? अव्यवस्था क्यों है? आप नौकरी देने की बात करते थे, आप परमानेंट वालों की भी नौकरी छीनने में लगे हो। आप आरक्षण क्यों छीन रहे हो? आप कहते थे यादव सारा हिस्सा खा गए पिछड़े समाज के लोगों का, अब तो आपकी सरकार है, तो और उन समाजों को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा? तथ्यात्मक रूप से हम बार बार पूछ रहे हैं कि जो बता रहे थे कि नौकरियों में बेईमानी हुई, वो लिस्ट जारी कर दो। अब तो सरकार में आप हो, आयोग में भी आपके बनाए हुए लोग हैं, विधानसभा में अध्यक्ष आपके हैं, तो क्यों नहीं आप सूची दे रहे कि कौन सी बेईमानी हुई, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? क्या 7-7 साल तक अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है? तो नाम कुछ भी रख दीजिए, क्षेत्र में जाएंगे, सरकार रह में है, सरकार चलाइए, तो काम की बात करनी पड़ेगी, और काम न कोई है न काम की कोई बात है। इसलिए आपको हमको गुमराह करने के लिए, नई नई बातें छेड़ने के लिए ये विषय हैं। ज़मीन पर नाम कुछ भी रख दीजिए, अंत में सरकार के रूप में आप जाओगे तो जनता, किसान, नौजवान, महिलाएं, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक सब पूछेंगे मेरी परेशानी क्यों है, ये क्यों नहीं सुलझा पा रहे आप? इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ओम प्रकाश राजभर लगातार घोसी उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते रहे, बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देते रहे। शिवपाल यादव, खुद राष्ट्रीय अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, किसी भी बड़े नेता को उन्होंने नहीं छोड़ा। और उपचुनाव के बाद अगर बात की जाए तो वो अपने क्षेत्र में है, लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी बड़बोलेपन के बयान दे रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं कि अब उनकी राजनीति पूर्वांचल में अब क्या मायने रखती है?
उन्होंने कोई नया काम किया हो तो आपको सवाल पूछना चाहिए। वो जब सपा के साथ थे तो ऐसे ही मोदी जी के लिए बोलते थे, योगी जी के लिए बोलते थे, अमित शाह जी के लिए बोलते थे, भीख मंगवा दूंगा, इनको यहाँ भेज दूंगा, इनको वहाँ भेज दूंगा। अब वो उनकी आदत में शुमार है। अब सपा के नेताओं के बारे में बोल रहे हैं तो वो विरोधी जिसके साथ रहते हैं उसके विरोधी के बारे में स्तरहीन और बहुत सारी बातें बोल के थोड़ा अटेंशन ले लेते हैं उस सरकार का, उस पार्टी का, मीडिया का। तो वो उनके स्वभाव का हिस्सा है। इस समय थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो परेशान है। दिल्ली वालों ने उनसे बड़े बड़े मीठे मीठे वादे कर दिए, लखनऊ वाले शायद उनसे उतना संतुष्ट नहीं हैं, और जो नतीजे आए हैं उनसे उनके दावे थोड़ा सही साबित नहीं हुए। तो वो परेशान हैं, दबाव में हैं। और व्यक्ति जब परेशान होता है तो उसके मुंह से ऊंच नीच निकल जाती है, उल जलूल बोल जाते हैं। तो आपको, हम लोग को उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए। परेशानी के दौर में आदमी की मदद करनी चाहिए, उससे बहुत सवाल जवाब और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वो भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक दल के अध्यक्ष हैं। हम लोगों की शुभकामनाएं, सहानुभूति है, और मुझे लगता है समय के साथ उन्हें अपनी जो भी उन्होंने गलत बयानी की है उसके बारे में उन्हें एहसास हो जाएगा। जैसे भाजपा के लोगों में बोलते थे, अब उनके बारे में तारीफ़ किए जा रहे हैं। अभी अखिलेश जी की तारीफ़ करते थे, अभी उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं। तो बस समय की बात है, फिर अच्छा बोलेंगे। लोकसभा में अब तकरीबन 7-8 महीने का समय शेष है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जो मिशन 80 की बात है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है कि भाजपा को उसके मिशन 80 में कामयाब ना होने दें? भाजपा का कोई मिशन 80 नहीं है। जो भाजपा हारी हुई सीटों की मीटिंग करती है वो ये एक ब्रेव फेस, एक बहादुर चेहरा आपको दिखाने के लिए करती है कि जीती वाली तो हम जीत ही लेंगे, अब हारने वाली पे हम काम कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीती सीटों को ही बचाने में है। इसलिए भाजपा ये भी बात करती है कि इतने % लोगों की टिकट काटेगी। जब जीते हुए वाले एकदम सुरक्षित है तो सीटें क्यों, टिकटें काटने की चर्चा क्यों करती है बीजेपी? केवल आप लोगों को गुमराह करने के लिए, गोल घुमाने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। कोई उनका मिशन 80 नहीं है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने विधानसभा, लोकसभा के पुराने नेता, प्रत्याशी, संगठन के लोगों से मिलके लोकसभा वार रणनीति बना रहा है, और वो रणनीति न मैं पूरी जानता हूँ, न मुझे बताने का हक है। वो जब पार्टी के राष्ट्रीय नेता चाहेंगे उसको शेयर करेंगे, वरना अपनी योजना सब बनाते हैं। समाजवादी पार्टी की मूल रूप से वैचारिक स्थिति है, लोकतंत्र, समानता को साथ लेके चलना है, लोकतंत्र बहाल रहे, सब लोगों में समानता आए। जो समानता की रेस में, समानता के पैमाने पे पीछे छूटे हुए हैं, उनका हाथ बढ़ा के, उनका हाथ पकड़ के थोड़ा आगे लाना है, और सब एक ऐसा समाज बने जहाँ एक दूसरे से भाईचारा हो, प्रेम हो, और सबको लगे कि सरकार उसकी भी है, इस सरकार में उसका भी सम्मान है, उसका भी हक है, उसका भी हिस्सा है। इसलिए जाति जनगणना जैसे विषय को समाजवादी पार्टी ने लिया है कि उसको लें। आपस में जो जाति धर्म की लड़ाई कराते हैं उन सब लोगों को धक्का लगे, जाति जनगणना करके सबकी गिनती मालूम हो, और सबको ये मालूम हो कि हमारे देश के संसाधनों में कितना हक है, कितना हमें मिला है और कितना हमें और मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बेहतर स्थिति में अभी से दिख रही है, और जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 की बात कर रही है, वो मिशन इस बार फ्लॉप होने जा रहा है। कई मुद्दों पर उन्होंने हमारे साथ खुलकर बातचीत भी की। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। भारत और दक्षिण कोरिया के डिप्लोमेट रिश्ते के आज 50 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य पर दक्षिण कोरिया के मशहूर पॉप कलाकार औरा और फ्राइडे भारतीय संस्कृति से परिचित होने भारत आए। इस दौरान देश के अलग अलग कोने में जाकर भारत की संगीत पर भी विशेष तरह का अध्ययन करेंगे, और इस आधार पर कोरियन और हिंदी के मेल वाले गानों को भी जल्द देखने को मिलेंगे। वहीं भारत आने के बाद प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन मुख्यालय पर कलाकारों का स्वागत किया और कहा कि दो देश के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप बढ़ाने को लेकर बातें भी कही। साथ ही ये तमाम कलाकारों की टोली प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति से भी परिचित होंगे और अपने गानों के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे।
ऐसा मेरा मानना है, चाहे G20 की सफलता हो जिसमें हम विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ते हुए 2 कदम आगे बढ़े हैं, एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की नई छवि बनी है, और इसी तरह कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से भी हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने में जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू करते हुए, धन्यवाद करते हुए, वेलकम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। खबर औरैया के एरवा कटरा से है, जहां थाना परिसर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए कमेटी बैठक बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गणेश चतुर्थी और फारबवाद का त्योहार आने वाला है। उन्होंने सभी लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि कोई बिना परमिशन की मूर्ति स्थापना और जुलूस नहीं निकाल सकता है। आप सभी लोग जो भी मूर्ति स्थापना करें वो लोग परमिशन लेकर आए। और थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि आप सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। खबर आगरा से है, जहां अजय नाम के एक भक्त ने भगवान गणेश जी की ऐसी अनोखी प्रतिमा बनाई है जिसमें भगवान का दिल धड़क रहा है और सांस भी ले रहे हैं। अजय ने बताया कि प्रतिमा बनाने के लिए उन्होंने 8 से 9 महीने लगे हैं और उन्होंने बस और ट्रक के ट्यूब से भगवान गणेश जी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। इसकी खासियत ये है कि प्रतिमा के रूप में मौजूद भगवान गणेश जी पानी भी पीते हैं और प्रसाद में लड्डू भी खाते हैं। यही नहीं, अजय ने डिवाइस के माध्यम से प्रतिमा को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वह भक्तों को देख और सुन भी सकते हैं। इसके अलावा इंसानों की तरह पलकें भी झपकाते हैं। अजय का कहना है कि गणेश चतुर्थी पर वो शहर में प्रतिमा को कहीं स्थापित करने के लिए जगह की मांग कर रहे हैं, स्थापित होने के बाद उत्सव मनाया जा सके। ये जो प्रतिमा मैंने बनाई है, मैंने 2 गाने सुने थे, जैसे कि भगत के बस में भगवान और एक बाबा साइकिल जी का गाना था, दिल धड़के कोई नहीं जाने। तो ये 2 गाने थे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी मूर्ति बनाता हूँ मैं जिसमें इंसानी जान डालने की कोशिश करूँगा। तो ये मूर्ति जो है मैंने पहली बार बनाई है, तो मैंने कहा मूर्ति जिसमें दिल धड़के सांसें चलें, तो उसके लिए मैंने सोचा स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। तो ये मूर्ति बनाने के लिए मैंने सबसे पहले रबड़ का यूज किया है, और जैसे बस और ट्रक के ट्यूब होते हैं उनसे ये मूर्ति मैंने तैयार करी है और इसमें जान डालने की कोशिश करी है। जैसे कि इनका दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, ये खा सकते हैं, पी सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। खबर अमरोहा से, जहां 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया गया। आज अमरोहा नगर पालिका परिषद के सभागार में हिंदी दिवस के अवसर पर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा की ओर से हिंदी भाषी पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बरेली मुरादाबाद खंड से शिक्षक, विधायक और विधान परिषद की प्रशासनिक और विलंब समिति के सभापति डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों को रखा और हिंदी के विषय में महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों के इस कार्यक्रम का समर्थन करता हूं और हिंदी के सम्मान में जो यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए ताकि हिंदी भाषा हमारे हिंदुस्तान में लगातार अपने अस्तित्व में रहे। आज हिंदी दिवस का कार्यक्रम था और हिंदी दिवस चूँकि हिंदी भाषी जो पत्रकार हैं उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम जो था रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा ने किया था। रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा की तरफ से कार्यक्रम नगर पालिका परिषद अमरोहा का जो सभागार है उसमें संपन्न हुआ। इसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर पर जो यहाँ हमारे यहाँ पहुँचे डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, जो विधान परिषद के सदस्य भी हैं और जो विधान परिषद की जो प्रशासनिक समिति है उसके सभापति भी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पर आए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो है अमरोहा जनपद के जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा है, लोकसभा की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के पूर्व विधायक यहाँ पर कमल मलिक भी आए थे। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया के कश्यावर गांव में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह ने आयोजन किया और गांव में घर घर जाकर लोगों से आंगन की मिट्टी मांगी, जिसका गांव के लोगों ने मुट्ठी भर मिट्टी देकर समर्थन किया है।
खबर गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने से है, जहां राज्यसभा सांसद के रिश्तेदार गौरव अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर रेडिसन ब्लू होटल के मालिक करण जैन ने दर्ज कराई है। दरअसल फाइनेंसर और रेडिसन ब्लू होटल के मालिक को कौशाम्बी केएम ट्रेड टावर स्थित उनके दफ्तर में घुसकर गाली गलौज, अभद्रता की गई है और जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायत की कॉपी पीएमओ कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीपी उत्तर प्रदेश और कमिश्नर गाजियाबाद को भेजी गई, जिस पर रिश्तेदार गौरव अग्रवाल ने कहा, ये एफआईआर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश के चलते की गई है। देखिए, जो ये एफआईआर दर्ज कराई है, ये करण जैन ने कराई है, जो रेडिसन होटल के मालिकों में से एक हैं, डायरेक्टर्स में से एक हैं। अमित जैन जो इनके बड़े भाई थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, स्वर्गीय। और इन्होंने, इनके एक और भाई हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों से लोन ले रखा है और वो लोग जब इनसे अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने जाते हैं तो ये उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मेरा नाम इस मामले में जो घसीटा गया है वो संभवतः किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के कहने से, या पुलिस ने इस मामले में बहुत ज़्यादा पैसा लिया है। चूँकि एक मेंबर पार्लियामेंट का नाम, मैं उसमें अभियुक्त नहीं हूँ, वादी प्रतिवादी नहीं हूँ, मेरा नाम रिश्तेदार के रूप में लिखा है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गार्डन से सिलेंडर उतारते समय एक ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर फटने की आवाज से आसपास का इलाका पूरी तरीके से दहल उठा। वहीं हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि तेज धमाके के साथ हुए हादसे में 2 कर्मचारी शोभित और आरिफ के हाथ पैरों के चिथड़े उड़ गए और दोनों हादसे के बाद बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए। इसके अलावा 2 अन्य लोग भी बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। वहां इलाज के दौरान आरिफ की मौत हो गई, जबकि दूसरे कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है। जेपी हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा लोडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था। सिलेंडर गिरकर फट गया, जिससे आरिफ और शोभित दोनों ही घायल हो गए तथा पास में ही खड़ी सेंट्रो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल थाना ठाकुरगंज की पुलिस के द्वारा दोनों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जिसमें इलाज के दौरान आरिफ की मृत्यु हो गई है और शोभित की इलाज चल रहा है। मौके पर शांति लखनऊ के ठाकुरगंज में जेपीएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। धमाका इतना खतरनाक था कि यहाँ से लोगों ने जो बताया है कि यहाँ से हाथ अलग जाके गिरा। आसपास की जो दुकानें थी उनमें भी धमाका आया। मंदिर के पास जो खून की छींटें हैं वो मंदिर के ऊपर जाके गिरी हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर जो हादसा हुआ है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। हम कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं वो हादसे की जगह पर यहाँ पर किस तरीके से खून की जो पानी भरा था वो पानी के अंदर खून हो गया है, खून ही खून भरा हुआ है। तमाम तरीके के लोग यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ। ये हॉस्पिटल के बाहर ये हादसा और 2 लोगों की जान, अगल बगल लोग चल रहे हैं, भीड़ है, और भी लोगों का नुकसान हो सकता था। आप देख सकते हैं कि ये वही हॉस्पिटल है, जेपीएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल। यहाँ से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसको उतारा जा रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे लापरवाही, कैसे भरा सिलेंडर बीच राह में लोगों के बीच में उतारने के बाद क्या कुछ, कैसी कितनी बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर लोग भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे बताया कि कैसे ये हादसा हुआ है। एक बड़ा हादसा लखनऊ के जो ठाकुरगंज के अंदर, ठाकुरगंज का जो बालागंज है वहाँ पे ये हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। जिनको 2 लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या हुआ था? आइए, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद क्या हुआ, कैसे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसकी लापरवाही जो सामने निकल कर आई है, किस तरीके से हॉस्पिटल में कितने लोग घायल हैं, कितने लोग जख्मी हैं, कौन लोग थे, कैसे हादसा हुआ। ये जेपीएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने पर ये हादसा पेश आया है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया कैसे हुआ हादसा? कै लोग थे? मुझे नहीं पता। मैं तो भैया कै लोग थे?
हाँ बताओ कै लोग थे, एक बार बताओ फिर से। 2 लोग थे। ये जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर ये फटा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर के ये हॉस्पिटल का था जी। ऑक्सीजन और कहाँ पे लगेगी? हॉस्पिटल में लगेगी। लापरवाही कितनी बड़ी लापरवाही है, क्या कहना है? हमें कहना है इनको छूट दीजिए कि अगर कोई दिक्कत हो तो चेक करके दीजिए। कै लोग जख्मी हुए हैं टोटल? जख्मी तो 3 लोग हुए हैं। 3 लोग हुए हैं जी। इसमें कोई किसी की मृत्यु भी हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई जी। तो ये हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही हमें कहना चाहिए कि ये हॉस्पिटल ऑनर के सामने स्कूल है, स्कूल में तो 10 लड़के हैं, अगर अंदर कोई चला जाए सिलेंडर तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या कहना चाहते हैं? अगर यही हादसा स्कूल छूटते वक्त हुआ होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सेंट जोसेफ मात्र जस्ट 10 कदम की दूरी पे है मात्र। तो ये आपने देखा कि कैसे जो लोग थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये बड़ी लापरवाही है, ये हॉस्पिटल की JPS चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर 3 लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से इन लोगों की जो है 2 की मृत्यु और 1 की गंभीर हालत बताई जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है उसके बाद जो उनके हाथ हैं, उंगलियां हैं, दूर जाकर गिरी है, रोड उस पार जाकर गिरी है। इतना बड़ा हादसा लखनऊ में राह चलते बीच सड़क पे और भी लोग हैं, रोड चल रहा है, तमाम तरीके के लोग हैं, उनको भी नुकसान हो सकता था। जैसे कि आपने देखा कि उन्हीं ने बताया कि बगल में स्कूल था, स्कूल भी छूट सकता था। अगर स्कूल के बाहर अगर बच्चे जा रहे होते तो ये कितना घातक हो जाता, कितना बड़ा नुकसान होता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हॉस्पिटल तमाम तरीके की बातें करने के बाद भी हॉस्पिटल की इतनी बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ से उतार के लेकर आते हैं और यहाँ बीच में फटने से इतने बड़े हादसे होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग भी इसको संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस बात पे जो लोगों की जानें गई हैं, जो लोग जो घायल हुए हैं और जो बड़ा हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ है जो बगल में स्कूल है, उन लोगों के ऊपर भी आ सकती थी आँच, और जो लोग चल रहे हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो है हादसा टला है कि स्कूल बंद था। लोगों ने बताया कि स्कूल बंद था, रोड चलते में रोड पे लोग चल रहे हैं, रोड चलते में और भी लोग घायल हो सकते थे। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आज बालागंज के ठाकुरगंज में JPS हॉस्पिटल के बाहर एक इतनी बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पे होता है, क्या इस पे जांच बैठती है, क्या इस पे जो है कार्रवाई होती है, ये एक बड़ा सवाल है। खबर कानपुर देहात से है, जहां अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। जहां एक और अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए कार्य का बहिष्कार किया, वहीं दूसरी ओर पुतला दहन करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने अधिवक्ताओं के हड़ताल का समर्थन करने का ऐलान किया, जिसके चलते कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपना समर्थन पत्र अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को सौंपा। साथ ही सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। खबर कौशाम्बी जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर सड़वा गांव का है, जहां एक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी से मंदिर में शादी रचाई है। मुस्लिम युवती ने रुखसार से रुक्मणी बनकर शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। युवती के शादी रचाने के बाद से गांव में भारी तनाव का माहौल बन गया है, जिसके चलते गांव में पुलिस और PSC बल को तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक गांव की रहने वाली 20 वर्षीय रुखसार अपने पड़ोसी रवि से प्रेम करती थी। वह 15 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इस मामले में युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद युवती ने अपने बयान में कहा कि वह बालिग है और उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। मैं गांव की रहने वाली रवि से प्रेम करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से रवि के साथ भाग गई थी। मैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाज के साथ शिव मंदिर में रण से शादी कर ली हूँ। मेरे बाप भाई ने रवि के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया है। मैंने अपना नाम रुखसार से रुक्मणी लिखवा लिया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दीवानी न्यायालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता जमा हुए और हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।
हापुड़ में निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके विरोध में लगातार 15 दिन से अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं। बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार को अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हम लोगों की डिमांड है, अधिवक्ता समाज की डिमांड है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, उसी प्रकार से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी भी तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। हापुड़ के अधिवक्ता, देखिए वर्तमान सरकार जो है ये अधिवक्ता विरोधी सरकार है और आज तक जो है इस सरकार के ज़माने में किसी भी अधिवक्ता का कोई काम कहीं नहीं हुआ है। ये जो है सबसे बड़ी बात है, आज ये जो भी कर रहे हैं ये हर काम इनका अधिवक्ता के विरोध में होता है, हर काम इनका अधिवक्ता के विरोध में होता है। अधिवक्ता आंदोलित हैं। आज तक सरकार का ये हो, आज की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था जो है 1947 से चली आ रही है और आज तक कभी इतना बेइज्जत अधिवक्ता नहीं किया गया है जितना इस शासन में अधिवक्ता बेइज्जत हो रहा है। हापुड़ में निहत्थे खबर झांसी से है, जहां खनिज विभाग की टीम प्राइवेट गाड़ी से अवैध खनन कर रही गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पाया गया कि जिस गाड़ी से चेकिंग हो रही है उसके नंबर में टेम्परिंग की गई है। इन सारी बातों के बीच अचानक बुधवार की शाम ग्वालियर कानपुर बाईपास पर चेकिंग कर रही खनिज विभाग की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। एसडीएम सदानिधि बंसल किसी सरकारी दौरे से वापस लौट रही थी। उन्होंने देखा कि गाड़ी के आसपास भीड़ है और मामला जब जाना गया तब सामने आया कि प्राइवेट गाड़ी के नंबर में टेम्परिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है। कल एक्चुअली हमारा बजरंग चौकी के पास से निकलना हुआ था, तब हमने देखा कि वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। कुछ बालू के और मिट्टी के भी ट्रक खड़े हैं। जब हमने उतर के जानकारी ली तो वहाँ खनिज विभाग की टीम जांच कर रही थी और छापा मारा था। उन्होंने उस छापे में कुछ 4-5 गाड़ियाँ भी पकड़ी थी। एक गाड़ी तो हमारे सामने ही चालान कटा था ओवरलोडिंग का और बिना रॉयल्टी का। तो ये सारी कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था और उसकी आगे वाली नंबर प्लेट के साथ कुछ छेड़खानी दिखी थी हमें। तो जब पता किया कि ये गाड़ी किसकी है तो खनिज विभाग वालों की ही थी। जब पता करवाया कि ये ऐसा क्यों है तो खनिज विभाग वालों ने बताया कि मैडम हमने तो इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो उसी टाइम पे फिर ड्राइवर से पूछा गया तो वो थोड़ा भौंकला गया। तो हमने फिर तुरंत खनिज विभाग वालों को निर्देशित किया कि इस गाड़ी को तुरंत विभाग से हटाएं, क्योंकि वो गाड़ी प्राइवेट उन्होंने हायर की हुई थी। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।